स्टार ट्रेक पिकार्ड सीजन 3 एपिसोड 4। इससे पहले कि सभी सीजन्स और एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि 7 शिप में घूम रहे चेंजलिंग को पकड़ने के लिए उसी ऑफिसर के रूम में जाती है जिस ऑफिसर का रूप चेंजलिंग ने लिया हुआ था। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही 7 ऑफिसर इली फॉस्टर के रूम में जाती है वैसे ही उसे वहाँ पर इली फॉस्टर की बॉडी मिल जाती है। अब हम देखते हैं कि बॉडी मिलने के बाद 7 कैप्टन शॉ के पास जाती है और उससे मदद मांगते हुए बोलती है कि कैप्टन मुझे आपकी हेल्प चाहिए क्योंकि इस शिप को आपसे अच्छा कोई नहीं जानता और इस शिप के अंदर एक चेंजलिंग घूम रहा है, तो मुझे बताओ कि मैं उस चेंजलिंग को कैसे ढूंढूं या फिर कैसे पकड़ूं। और हाँ, मैं आपको ये बात भी बता दूं कि चेंजलिंग इस शिप पर बेवर्ली और जैक के आने से काफी टाइम पहले से था और ये भी हो सकता है कि चेंजलिंग हमारे सफर शुरू होने से पहले ही इस शिप पर पहुंच गया था। और अगर ऐसा है तो यानी कि स्टार फ्लीट के अंदर चेंजलिंग्स ने घुसपैठ कर दी है और अगर ऐसा हुआ है तो यानी कि स्टार फ्लीट को लेकर काफी बड़ी साजिश चल रही है। 7 की बात सुनकर शॉ उसे बताना शुरू करता है और बोलता है कि चेंजलिंग ज्यादा समय तक अपने बदले हुए रूप यानी कि सॉलिड शेप में नहीं रह पाते, उन्हें आराम करने के लिए वापस से द ग्रेट लिंक यानी कि उसी लिक्विड फॉर्म में आना पड़ता है जो उनका ओरिजिनल फॉर्म है और वो आराम करने के लिए अपने साथ एक पॉट लेकर चलते हैं। और जब भी चेंजलिंग अपना रूप बदलकर सॉलिड फॉर्म में या किसी और रूप में जाता है तो वो अपना रूप बदलने से पहले अपना थोड़ा सा अंश उसी पॉट के अंदर छोड़ देता है। वैसे तो चेंजलिंग्स को पकड़ना बहुत ज्यादा आसान है, लाइक तुम उनसे ऐसा कुछ भी सवाल पूछो जो बहुत ज्यादा सिंपल हो, बट उस सिंपल से सवाल का जवाब सिर्फ वही इंसान दे पाए जो रियल इंसान हो। और जब तुम ऐसे सवाल करोगी तो चेंजलिंग गलत जवाब देगा और फंस जाएगा। लाइक एग्जांपल के लिए अगर मैं चेंजलिंग होता तो मैं तुम्हारी मेहनत को देखकर तुम्हारी तारीफ करता और तुम्हें ये बोलता कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो और तुम इसी तरीके से अगर करती रही तो बहुत जल्दी तुम कैप्टन बन जाओगी। बट रियल वाला कैप्टन शॉ कभी भी तुम्हारी तारीफ नहीं करेगा। लेकिन इस तरीके में प्रॉब्लम यह है कि इस शिप के अंदर 500 लोग हैं और 500 लोगों की सारी जानकारी तुम्हारे पास नहीं होगी, तो तुम्हें दूसरा रास्ता अपनाना होगा। और दूसरा रास्ता यह है कि उसका पॉट ढूंढो और उस पॉट के अंदर जो उसका बचा हुआ हिस्सा होगा जो उसने उस पॉट के अंदर छोड़ा होगा तुम उस हिस्से को लेना और उसे स्कैन करना। और जैसे ही टाइटन उस हिस्से को स्कैन कर लेगा वैसे ही वो चेंजलिंग को डिटेक्ट कर लेगा। अब हम देखते हैं कि 7 शॉ की बताई बातों को फॉलो करते हुए पहले तो चेंजलिंग का पॉट ढूंढती है और फिर उसके बाद वो उस पॉट को लेकर चेंजलिंग के हिस्से को स्कैन करने के लिए जा ही रही होती है कि तभी चेंजलिंग 7 को उस पॉट के साथ देख लेता है और फिर उसके बाद वो तुरंत ही पहले तो पॉट पर हमला करके उस पॉट को खत्म कर देता है और फिर उसके बाद वो 7 पर भी हमला करने लगता है। और अब हम देखते हैं कि चेंजलिंग अपने ऊपर हमला होता देख वहां से भाग जाता है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि चेंजलिंग को ढूंढने के लिए 7 अकेले ही सिर्फ इसलिए काम कर रही थी क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे विलियम ने ही कहा था। एक्चुअली विलियम नहीं चाहता था कि चेंजलिंग वाली बात पूरे शिप के अंदर फैल जाए क्योंकि एक तो पहले से ही पूरा का पूरा क्रू डरा हुआ था और उसके ऊपर से अगर पूरे क्रू को ये बात पता चल जाएगी कि उन लोगों के बीच कोई चेंजलिंग है तो कोई भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेगा ये सोचकर कि कहीं वो जिस पर भरोसा कर रहे हैं वो चेंजलिंग तो नहीं, और ये कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी टाइटन के लिए। और इसी वजह से विलियम ने 7 को अकेले ही इस काम को करने के लिए कहा था। अब एक तरफ तो शिप में चेंजलिंग रूप बदलता घूम रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिप की पावर लगातार खत्म होती जा रही थी और अब कंडीशन ये आ गई थी कि या तो सिर्फ लाइफ सपोर्ट सिस्टम चल सकता था या फिर इंजन को शुरू किया जा सकता था। और अब हम देखते हैं कि विलियम फैसला लेते हुए पूरी पावर को लाइफ सपोर्ट सिस्टम के अंदर डलवा देता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि कम से कम क्रू 5 से 6 घंटे और जिंदा रह पाए और शायद इस बीच उन्हें कोई बचने का रास्ता मिल जाए। अब हम देखते हैं कि टाइटन डूबते हुए शिप की तरह ग्रेविटी वेल की तरफ खिंचा जा रहा था और टाइटन का पूरा क्रू पूरी तरीके से निराश हो चुका था और अपनी हर एक आखिरी सांस को गिनता जा रहा था। और यही डर हम विलियम के अंदर भी देखते हैं और इसी वजह से विलियम अपनी वाइफ के लिए मैसेज रिकॉर्ड करता है और उस मैसेज के अंदर विलियम ये बताता है कि वो अपनी वाइफ से कितना ज्यादा प्यार करता है। और अब जब उसका आखिरी समय उसके नजदीक आ गया है तो विलियम को रियलाइज हो गया है कि वो अपने परिवार से भागकर कितनी बड़ी गलती कर रहा था। अब एक तरफ तो विलियम मैसेज रिकॉर्ड कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ पिकार्ड विलियम के कहने पर समझदारी दिखाते हुए अपने आखिरी समय के अंदर अपने बेटे के साथ थोड़ा समय बिताने के लिए उसे अपने साथ टाइटन के होलो डेक के अंदर ले जाता है जिसके अंदर एक आर्टिफिशियल बार बना हुआ था। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि पिकार्ड और जैक ड्रिंक पीते पीते एक दूसरे से बात करते हैं और अपनी जिंदगी के बारे में काफी सारी चीजें शेयर करते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जैक पिकार्ड से ये भी पूछता है कि आपके सर के बाल कितनी एज में चले गए थे। जैक के सवाल पर पिकार्ड जवाब देते हुए बोलता है कि तुम्हारी एज तक मेरे बाल चले गए थे, तो देखो तुम्हारे बाल कब तक टिके रहते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर कैप्टन शॉ भी आ जाता है। और अब हम देखते हैं कि शॉ के आने के बाद शॉ पिकार्ड पर नाराज होते हुए जैक को ये बताता है कि वो पिकार्ड से इतनी नफरत क्यों करता है। और अब हम देखते हैं कि शॉ जैक को बताते हुए बोलता है कि जानते हो मैं तुम्हारे पिता से पहली बार कब मिला था, मैं इनसे बैटल ऑफ वुल्फ 359 पर मिला था। इस वॉर के अंदर 40 स्टारशिप एक वॉरशिप से लड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि किसी ने पूरा अंतरिक्ष जला दिया हो। उस समय मैं भी उस वॉर के अंदर था, एक शिप के अंदर एक इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था और जब हमारा शिप डूबने वाला था तो उस समय पर मेरे 50 दोस्त उस शिप के अंदर थे और हमारे पास बचने के लिए सिर्फ एक लाइफ पॉड था जिसके अंदर सिर्फ 10 सीटें थी। हम 50 दोस्तों ने कभी भी नहीं सोचा था कि किसको जीने का हक है और किसको नहीं, लेकिन वो एक ऐसी कंडीशन थी जहां पर हमें फैसला लेना था कि सिर्फ कौन 10 ऐसे लोग होंगे जो जिंदा बच पाएंगे, लेकिन हम फैसला नहीं कर पा रहे थे। और तभी वहां पर हमारी एक सीनियर आती है जो एक एक करके हम 50 लोगों में से 10 लोगों की तरफ फिंगर करती है और हमारी सीनियर ने जिन जिन के ऊपर फिंगर करी थी उन सबको आदेश मिलते हैं कि वो लाइफ पॉड के अंदर बैठ के यहाँ से चले जाएं और अपनी जान बचा लें।
और उन 10 लोगों में से मैं भी शामिल था। जानते हो, मैं आज तक ये बात सोच रहा हूँ कि मेरी सीनियर ने मुझे क्यों बचाया और मैं आज तक अपने 40 दोस्तों की मौत की वजह से गिल्ट में जीता हूँ। और ये सब किसकी वजह से हुआ? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पिता की वजह से, क्योंकि उस समय बॉग शिप को तुम्हारे पिता एज अ लोक्यूटस लीड कर रहे थे। और ना सिर्फ ये लीड कर रहे थे बल्कि ये कलेक्टिव के इतने ज्यादा फेवरेट हो गए थे कि कलेक्टिव ने इन्हें नाम दिया स्पेशली लोक्यूटस। और यही लोक्यूटस हमारे 40 शिपों पर मौत बन के बरस रहा था और पूरे अंतरिक्ष को जला रहा था। अब हम देखते हैं कि जैक अपने फादर के खिलाफ ये सब सुनकर शॉ को चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन पिकार्ड जैक को रोक लेता है और फिर उसके बाद पिकार्ड होलोडेक से बाहर चला जाता है। पिकार्ड को बाहर जाता देख जैक भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। और अब हम देखते हैं कि इन दोनों के पास बेवर्ली भी आ जाती है, जो इन्हें बताती है कि पिकार्ड हमारी जान बच सकती है। अब इतना बोलने के बाद बेवर्ली आगे बताते हुए बोलती है कि हमें हर थोड़ी थोड़ी देर के अंदर एक फिक्स टाइम पर बायोइलेक्ट्रिक वेव के झटके झेलने पड़ रहे हैं। मगर पॉइंट की बात यह है कि ये वेव नेबुला की नॉर्मल वेव एनर्जी नहीं है, बल्कि इन वेव की पावर और टाइमिंग देखकर मुझे लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्शन जैसा कुछ है। अब जिन्हें कॉन्ट्रैक्शन का मतलब नहीं पता तो मैं उन्हें बता दूं कि जब डिलीवरी का टाइम आने वाला होता है किसी प्रेग्नेंट लेडी का, तो पेट में उनके ऐठन जैसी कुछ चीज फील होने लगती है, जिसे नॉर्मल भाषा में डिलीवरी के पेन कहते हैं। बैक टू द स्टोरी। अब हम देखते हैं कि बेवर्ली आगे बताते हुए बोलती है कि मुझे लगता है कि ये नेबुला किसी तरीके की कोक है और हम इस कोक के एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर तैर रहे हैं। इन शॉर्ट बेवर्ली ये कहना चाहती थी कि नेबुला किसी तरीके की कोक है और वो जल्दी ही स्पेस बेबीज को जन्म देने वाली है। और जो बायोइलेक्ट्रिक वेव उन्हें फील हो रही है वो और कुछ भी नहीं बल्कि इस कोक के अंदर हो रहे कॉन्ट्रैक्शंस हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जैक जैसे ही ये सारी बात सुनता है वैसे ही वो अपनी मॉम और डैड को आइडिया देते हुए बोलता है कि जब भी वो बायोइलेक्ट्रिक वेव आती है तब तब हमारी शिप की लाइट्स अपने आप जल जाती हैं। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि अगली वेव कब आने वाली है तो हम तभी शिप को प्लग इन करके बायोइलेक्ट्रिक वेव की एनर्जी से शिप को चार्ज कर सकते हैं और फिर उसके बाद स्पेस बेबीज के पैदा होने से पहले ही यहाँ से निकल सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैक के इस आइडिया को लेकर पिकार्ड और बेवर्ली विलियम के पास जाते हैं और उसे इस आइडिया पर काम करने के लिए मना लेते हैं। और अब हम देखते हैं कि विलियम इनके आइडिया में अपने पॉइंट्स को ऐड करते हुए बोलता है कि नेसल कवर्स को इस तरीके से बनाया गया है कि प्लाज्मा कंड्यूट ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब ना करे। तो अगर हम मैनुअली नेसल कवर को खोल लेते हैं तो हम वेव की एनर्जी को डायरेक्ट वार्प कोर तक पहुंचा पाएंगे, जिससे शिप जल्दी और ज्यादा चार्ज हो पाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि फिर उस कंडीशन में शिप को चलाने के लिए नेविगेशन ऑन नहीं होगा और फिर हमें एस्ट्रॉइड से बचने के लिए सब कुछ मैनुअली करना पड़ेगा। अब इन सब के बीच हम स्ट्राइक पर देखते हैं कि वाडिक एक बर्तन जैसी किसी चीज के अंदर अपने हाथ के एक हिस्से को काट कर डाल देती है और फिर उसके बाद वो कटा हुआ हिस्सा एक फेस का रूप ले लेता है। अब इस फेस को स्टार ट्रेक यूनिवर्स के अंदर कोई ऑफिशियल नाम तो नहीं दिया गया, मगर फिलहाल इसे सिर्फ द फेस बुलाया जाता है, तो हम भी इसे द फेस बुलाएंगे। अब हम देखते हैं कि द फेस वाडिक का बॉस होता है और वो वाडिक को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मरती हो या फिर तुम्हारा क्रू मर जाता है, मुझे सिर्फ जैक चाहिए, वो भी जिंदा। तो अपने शिप को लेकर ग्रेविटी वेल के अंदर जाओ और टाइटन के अंदर से जैक को लेकर आओ। और अब द फेस वाडिक को ऑर्डर देने के बाद वापस से वाडिक के हाथ में ही जुड़ जाता है। और अब हम देखते हैं कि द फेस के ऑर्डर पर वाडिक सुसाइड मिशन पर निकल पड़ती है और ग्रेविटी वेल की तरफ बढ़ने लगती है। अब उसके बाद हम टाइटन पर देखते हैं कि नेजल कवर को मैनुअली ओपन करवाने के लिए पिकार्ड शॉ से मदद मांगता है, क्योंकि नेजल कवर की वायरिंग पुराने जमाने की थी और आजकल के इंजीनियर पुरानी वायरिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। और क्योंकि नेजल कवर की वायरिंग उसी जमाने की थी जिस जमाने में शॉ एक इंजीनियर था, तो शॉ इस वायरिंग के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। और अब हम देखते हैं कि शॉ पिकार्ड की मदद करने के लिए मान जाता है। अब एक तरफ तो सेवन और शॉ नेजल कवर को मैनुअली ओपन करने में लग जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम ब्रिज पर देखते हैं कि विलियम पिकार्ड को कमांड सौंपते हुए बोलता है कि पिकार्ड, हम सब में से सिर्फ आप ही हो जो बिना टेक्नोलॉजी और बिना नेविगेशन के शिप को उड़ा सकते हैं, तो प्लीज इस शिप की कमांड को संभालिए। अब हम देखते हैं कि जब शॉ और सेवन मिलकर नेजल कवर को ओपन कर रहे होते हैं तो तभी वहां पर सिडनी के रूप में चेंजलिंग आ जाता है। और अब इससे पहले कि वो चेंजलिंग कुछ भी गड़बड़ कर पाता, उससे पहले ही सेवन को उस पर शक हो जाता है। और अब सेवन अपने शक को कंफर्म करने के लिए चेंजलिंग से पूछती है कि सिडनी बताओ मैं कौन हूँ। और अब हम देखते हैं कि चेंजलिंग सेवन के सवाल का जवाब देते हुए बोलता है कि आप तो कमांडर हैंसन हैं। और अब जैसे ही सेवन ये सुनती है वैसे ही उसे कंफर्म हो जाता है कि ये चेंजलिंग ही है। और अब कंफर्म होते ही सेवन उस चेंजलिंग को मार देती है, क्योंकि सिडनी सेवन को कभी भी हैंसन नहीं बोलती थी, वो हमेशा उसे सेवन कहकर बुलाती थी, क्योंकि वो सेवन को रिस्पेक्ट करती थी। और ये रिस्पेक्ट हमने पिछले एपिसोड के अंदर भी देखी थी। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये थी कि रफी ने जिस चेंजलिंग को पकड़ा था या फिर बेवर्ली की शिप पर जो चेंजलिंग आए थे, जब उन चेंजलिंग्स को मारा गया तो उनके मरने के बाद वो पूरी तरीके से राख बन गए। मगर टाइटन पर जो चेंजलिंग था उसकी मौत के बाद ना तो वो राख होना ना ही वो अपने असली रूप के अंदर आया, वो सिडनी के रूप में ही रह गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि शॉ नेसल कवर्स को ओपन कर देता है और अब जैसे ही वेव आती है वैसे ही शिप पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है। लेकिन अब इससे पहले कि टाइटन वहां से भाग पाता, उससे पहले ही उसके सामने श्राइक आ जाता है। और अब श्राइक को अपने सामने खड़ा देख विलियम इस बार फैसला कर लेता है कि वो इस बार श्राइक को नहीं छोड़ेगा और वो फाइनली श्राइक का किस्सा खत्म ही कर देगा। और अब हम देखते हैं कि विलियम श्राइक का किस्सा खत्म करने के लिए अपने एक क्रू मेंबर को बोलता है कि टाइटन की ट्रैक्टर बीम से एक एस्टेरॉइड को पकड़ो और फिर उसके बाद पूरी फोर्स से उस एस्टेरॉइड को श्राइक पर फेंक के मारो। और अब हम देखते हैं कि विलियम के ऑर्डर मिलते ही उसका क्रू मेंबर ऐसा ही करता है। और अब हम देखते हैं कि श्राइक इससे पहले कि कुछ समझ पाता, उससे पहले ही एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड श्राइक से जाकर टकरा जाता है। और अब हम देखते हैं कि यह हमला इतना ज्यादा बड़ा और खतरनाक होता है कि फाइनली श्राइक बड़ी स्पीड से ग्रेविटी वेल की तरफ खींचा चला जाता है। और अब
इसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली टाइटन पूरा चार्ज हो गया था और अब हम देखते हैं कि साथ में स्पेस बेबीज का भी जन्म हो गया था। और अब पहले तो टाइटन का क्रू इतनी मुसीबतें झेलने के बाद सुंदर सुंदर स्पेस बेबीज को देखते हैं और फिर उसके बाद विलियम के ऑर्डर्स पर टाइटन को लेकर सीधा फेडरेशन स्पेस के अंदर घुस जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि फेडरेशन स्पेस के अंदर पहुंचने के बाद विलियम सबसे पहले तो अपनी वाइफ को वीडियो कॉल करता है और उससे माफी मांगते हुए बोलता है कि मुझे माफ कर दो और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपने पास्ट के सभी दुखों को भुलाकर तुम्हारे साथ और अपनी बेटी के साथ एक अच्छी जिंदगी बिताऊंगा, क्योंकि हाल ही में मौत को इतना करीब से देखने के बाद मुझे एहसास हो गया कि मैंने तुम्हारे और अपनी बेटी के साथ कितना गलत करा और जिन पलों में मैं एक अच्छी मेमोरी बना सकता था उन पलों को मैंने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब एक तरफ तो ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जिसके दिमाग के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही थी। उसे अपने दिमाग के अंदर आवाज सुनाई देती थी जो उसे अपने पास बुलाती थी और साथ ही एक लाल दरवाजे को दिखाती थी जो थोड़ा सा ओपन तो होता था मगर जैक कभी भी उस दरवाजे को पूरा नहीं खोलता था और ना ही उस दरवाजे के पार जाने की कोशिश करता था। और अब यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो क्या फाइनली टाइटन का वार्डिक से पीछा छूट गया और आखिर चेंजलिंग ने डेस्टॉर्म से क्या चुराया है? और आखिर में सिर्फ एक ही सवाल, क्या पिकार्ड अपने बेटे को बचा पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।